हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो आपका ये टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर है आपका कितना, तो टेस्ट नंबर आपका 19 है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सभी टेस्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सेट को देखते हैं और जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। देखिए आपको इस तरीके से सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जो आपके काम के लायक है वो सब कुछ लिखा हुआ है। बस आप ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिए अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, हाँ दिख ही रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर भी पहला दिख रहा है। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये कहाँ पे होगा। तो आपको यहाँ पे अभी दो चीज़ें याद रखना है कि 48 नंबर का जो 2022 में होगा वो कहाँ पे हुआ, और 49वें नंबर का जो 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा वो भी याद रखना है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान में हो जाएगा। मतलब 2023 में जो होगा जी शिखर सम्मेलन जो 49वें नंबर के होगा जापान में, और 22 में कहाँ पे हुआ है तो ये 48वें नंबर के था और ये आपका जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में हुआ है 22 में, और आगे 23 में जापान में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी में हुआ था 2022 में, तो यहाँ मोदी जी भी इसमें भाग लिए थे। हालांकि भारत G7 के शिखर सम्मेलन के जो है ना, मतलब G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को वहाँ बुलाया गया था तो भाग लिए थे। इसकी स्थापना जो है मतलब इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। और ये 7 विकसित देशों का समूह है। जैसे कौन कौन देश है इसमें, तो USA है, UK यानी कि ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है और इटली है। ये 7 देश इसमें है। पहले ये G8 था, इसमें रसिया भी था, अभी रसिया इसमें नहीं है, रसिया बाहर हो गया इसे, तो ये G7 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको 22-23 वाला याद रखना है, कहाँ कहाँ हो रहा है, 7 वो सदस्य देश है ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना 75 में हुआ था, ये भी याद रखना है। ये विकसित देशों का समूह है। अगला देखिए, अगला जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो 2022 का जो इसमें भारत का स्थान बिल्कुल लास्ट है, सबसे अंतिम है। जैसे 180 देश इसमें भाग लिया था, जिसमें से भारत का जो स्थान है वो 180 नंबर का ही है। तो क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के साथ साथ और भी जो भारत के पड़ोसी देश है वो भी 180 नंबर पे ही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम, ये सबका भी स्थान 180 नंबर पे ही है। जबकि पहले नंबर की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे UK जो है दूसरे नंबर पे है। तो पहला नंबर याद रखना है और भारत का याद रखना है हर हालत में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है UK द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये किसको दिया गया ये पुरस्कार, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाल कृष्ण दोषी को मिला। किसको मिला, बाल कृष्ण दोषी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, ये करेंट अफेयर के, तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें, है ना। चलिए देखिए अगला देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव यानी कि साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो कहाँ पे किया गया 2022 में जो साहित्य समारोह कहाँ पे हुआ, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। और ये साहित्य अकादमी की स्थापना आपको याद रखना है 1954 में हुआ था। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा के लिए दिया जाता है। कितना, तो 24 भाषा के लिए, जिसमें आपका 22 भाषा जो है संविधान में लिखा गया उसमें, और 2 गो एक्स्ट्रा भाषा है, इसी भाषा से क्वेश्चन आपका बन जाता है। एगो आपका राजस्थानी हो जाएगा और दूसरा आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी और इंग्लिश, भोजपुरी ये सब संविधान का भाषा नहीं है, लेकिन राजस्थानी और इंग्लिश में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्या कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत ने ये टैंक को विकसित कर रहा है श्रीलंका में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑयल टैंक से संबंधित त्रिकोमाली जो ऑयल टैंक फॉर्म को विकसित कर रहा है भारत, ये श्रीलंका में कर रहा है।
अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका 6 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल है। यहाँ की मृदा को बचाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिलीपींस में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता। तो पीवी सिंधु के द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता गया। कहाँ पे, तो फिलीपींस में आयोजित जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था, इसमें पीवी सिंधु पार्टिसिपेट किए थे और ये कांस्य पदक जीते थे। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि 16 जनवरी की बात करें तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में, भारत में स्टार्टअप दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाता है। और 16 अप्रैल की बात करें तो जो आपका आवाज़ दिवस है, जो हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका ऑप्शन डी, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। हम आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, और हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, मतलब हम हिंट नहीं देंगे, ठीक है, आपको मतलब बताना ही बताना है। ठीक है, अगला चलिए देखिए, अगला जो है आपका, चलिए हम थोड़ा हिंट दे देते, 25 को हिंट दे दिया, आप हमें मंथ लिख करके बताइए 25 के साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता है। तो कोझिकोड क्या कहलाता है, देखिए कोझिकोड जो है, सबसे पहली बात ये कहाँ पे, तो ये केरल राज्य में, कहाँ पे, केरल राज्य में। और जो अभी जो कालीकट है, यही मतलब कालीकट को ही कोझिकोड मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कालीकट को ही कोझिकोड बोलते हैं। कालीकट ही तट पे जो है वास्को डी गामा 1998 में भारत आए थे। ठीक है, अगर हम तंजौर की बात करें तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, बहुत फेमस है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है वो नीचे भी लिखा हुआ है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए। तो प्रथम बार कब चुने गए थे, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे पहली बार। और यहीं पे पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। जबकि इससे पहले 1929 से पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मतलब जैसे कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था 1929 में, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज की मांग जो है पहली बार, ये पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज की मांग जो पहली बार किया गया था, ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, हम अगर 1949 की बात करें तो 1949 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद जो मतलब इसके 1949 में जो अध्यक्षता किया था किसके द्वारा, तो पटाभी सीतारमैया के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें जो 1939 है, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 38-39 दोनों में। और जब 39 में सुभाष चंद्र बोस जी त्याग पत्र दे दिए थे कांग्रेस की अध्यक्षता से, तो उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्षता मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य बने थे, यानी कि अध्यक्षता किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 1927 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव यानी कि प्रस्ताव आया था। ठीक है, जैसे कि मान ली कि यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको बना करके पूछा है कि पूर्ण स्वराज को यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया ये कोलकाता अधिवेशन 6 में किया गया, लेकिन इसका मतलब 1927 के जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव कब आया था, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में पहली बार आया था। अब जो पीछे क्वेश्चन छूट गया इसको देख लेते। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मानचित्र में समान दाब, जो समान दाब होता है ना, किसको दिखाता है, तो आइसोबार को दिखाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आइसोबार को दिखाता है। जबकि आइसोबाथ की बात करें तो ये आपका समान गहराई को दिखाता है। आइसोबाथ क्या दिखाता है, समान गहराई के। उसी तरह से आइसो हाइट जो होता है ये समान ऊंचाई को दर्शाता है। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि तलचर कोयला खदान जो है ये कहाँ पे, तो तलचर कोयला खदान जो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। जबकि झारखंड में आपका झरिया मतलब जो कोयला खदान पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12 नंबर तक हो गया। आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है
देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए टेस्ट नंबर 1 से लेकर के और टेस्ट नंबर 11 तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और टेस्ट नंबर 12 से लेकर के और 16 के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिए हैं, मतलब वहाँ प्रोसेस दे दिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम एडवांस में भी टेस्ट आपको दे दिए, फिर 17 नंबर हम टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, और 18 से लेकर के और 22 तक भी टेस्ट हम आपको जो टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मतलब जो पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसेस से दे रहे हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा मतलब ओरिजिनल मतलब ये से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब जैसे कि पूरा का पूरा आपको जो टेस्ट होता है सीधे सीधे आपको टेस्ट को अच्छे से स्कैन करके फोटो कॉपी निकालने वाला आपको वहाँ पे बना करके दिया गया। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो देखिए ओमेगा 3 जो होता है मतलब जो वसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है ना, उसी का एक ये क्या है तो वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस धातु के यौगिक यानी कि इस धातु के यौगिक कुछ सीसा तथा साबुन दोनों में क्या होता है कि उसके घटक होता है या उपस्थित होता है। तो सबसे पहले देखिए साबुन जो बनता है किस किस चीज़ से मिलकर के, तो फैटी एसिड से यानी कि वसीय अम्ल से मिलकर के, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ग्लिसरील जो होता है ये साबुन के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये जनरली जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए ये होता है कपड़ा धोने वाला साबुन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो एक ही ऑप्शन आपको पोटेशियम मिला, जो कि यहाँ पे आपको क्या है तो ऑप्शन बी है। बाकी देखिए आयरन को साबुन से कोई मतलब नहीं होता है, लोहा को क्या मतलब रहेगा साबुन से, एल्युमिनियम भी साबुन में नहीं रहता है, कैल्शियम भी साबुन में नहीं रहता है। तो ये पोटेशियम जो होता है साबुन में अवेलेबल होता है, और ये आपका शीशा ग्लास में भी उपस्थित होता है। हालांकि ग्लास का जो मेजर कंपोनेंट होता है ये आपका सिलिकॉन होता है, यानी कि SiO2 होता है, ये मैक्सिमम ग्लास में अवेलेबल होता है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक, कई बार एग्जाम में सिर्फ आपको पूछेगा कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, या कई बार पूछेगा क्या था, तो यूरिया था जो प्रथम कार्बनिक यौगिक को यानी कि लैब में संश्लेषित किया गया था। ये आपका होलर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, होलर के द्वारा किया गया था। जब अमोनिया को गर्म किया गया तब ये यूरिया जो है मतलब बना। अमोनियम को जब गर्म किया गया तब ये यूरिया बना था। अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तब आपका यूरिया बना था। यूरिया का फार्मूला भी याद रखिए, जैसे कि आपका NH2CO और NH2 ये इसका फार्मूला होता है, एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जाता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऊर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो किसको प्राप्त करने के लिए, तो बस आप इसको याद रख लेना, अल्केन को प्राप्त करने के लिए ये अभिक्रिया किया जाता है, अल्केन के निर्माण करने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का जो आपका प्राथमिक उत्पाद होता है क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है तो उसका प्राथमिक उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज उसका प्राथमिक उत्पाद होता है। जबकि ऑक्सीजन जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जैसे कि यहाँ पे वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य सन के अवेलेबल में मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है अपने जड़ के द्वारा लेता है, उसके बाद ये क्या बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है, और इससे जो है मतलब ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक है, जबकि ग्लूकोज जो होता है इसका प्राइमरी उत्पाद होता है, क्योंकि यही उसका भोजन होता है। कई बार ग्लूकोज ना रहे ऑप्शन में, कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जो जंतु है वो कौन सा है, तो आपका यानी कि ब्लू व्हेल्स यानी कि नील व्हेल्स जो है सबसे ज़्यादा जोर से बोलता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि यानी कि रिकाम्बिनेट जो है डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुआ। तो देखिए डीएनए टेक्नोलॉजी के जब विकास हुआ तभी आपका क्या संभव हुआ, तो जैसे कि आपका डीएनए जो टेस्टिंग किया जाता है यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको फिंगर कर लीजिए, ठीक है, गलती से लिखा गया, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो मतलब पहचान किया जाता है ना सब कुछ का, जेनेटिक या मतलब जो कुछ भी होता है फॉरेंसिक लेवल पे, तो उसका जो पहचान किया जाता है, तो मतलब ये डीएनए टेक्निक के मतलब विकास के बाद ही ये चीज़ें संभव हो सका। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। डीएनए यहाँ पे उंगली मुद्रण दे दिया, यानी कि आपको इंग्लिश में देखिएगा तो इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया रहता है। किण्वन की बात करें तो किण्वन से जो क्या होता है कि मतलब इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसे हम इथेनॉल भी बोलते हैं, यानी कि शराब का निर्माण जो है किण्वन के द्वारा होता है। अगला देखिए,
अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत के सुझाव जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्लांक्स के द्वारा दिया गया था और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जबकि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, यानी कि E में mc² आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि गति का नियम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, ये सब न्यूटन के द्वारा दिया गया। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस खेल ने, यानी कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की। तो किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्रिस्टी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, क्रिस्टी के द्वारा ये किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनता है, चारों को आप याद रखिए। कह रहा है कि यह दिवस यानी कि इक्विनोक्स कहलाता है, यानी कि विषुव कहलाता है। इक्विनोक्स अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मतलब अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 21 मार्च को। देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है ना, मतलब सूर्य जो होता है बिल्कुल ये विषुवत रेखा पे होता है ना, तो यहीं पे सूर्य 90 डिग्री पे गिरता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च वाला को हम क्या बोलते हैं, तो यानी कि वसंत विषुव बोलते हैं, और 23 सितंबर वाला को शरद विषुव बोलते हैं। सितंबर में थोड़ा शरद के महीना आ गया रहता है, जबकि आप मार्च में देखिएगा तो उस समय बसंत का महीना रहता है, ठीक है। जबकि ऊपर में होता है आपका क्या, तो कर्क रेखा होता है। जब कर्क रेखा पे सूर्य गिरता है तो उसको हम क्या, वो कब होता है, तो 21 जून को ये घटना होता है। किस दिन, 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। जबकि नीचे में आपका मकर रेखा होता है, तो मकर रेखा पे जो 90 डिग्री पे सूर्य गिरता है वो आपका 22 दिसंबर के होता है वो घटना। और सबसे बड़ा दिन जो होता है 22 दिसंबर को, ये कहाँ पे होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा, और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा। मतलब बड़ा कोनो एक साइड होगा जी, मतलब मान लीजिए कि उत्तरी में बड़ा होगा तो दक्षिणी में ऑटोमेटेड वो छोटा हो जाएगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसीलिए हम दोनों को सिर्फ बड़ा याद रखते हैं और छोटा वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर है। क्या कह रहा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म जो है कौन सा है, तो ये पहली बोलती फिल्म जो भारत में आया था वो 1931 में आया था। और आलम आरा जो है भारत में पहली बोलती फिल्म था। जबकि भारत में पहला फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, जो कि 1913 में आया था पहला फिल्म। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका मतलब 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। और अभी वर्तमान में जो कुलपति है यहाँ के प्रोफेसर सुनैना सिंह है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो इसके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर सुनैना सिंह है। और जो सबसे पहले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के शासनकाल में ये बना था, कुमार गुप्त के द्वारा। और इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। 1198 से लेकर के 99 के बीच में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अगला देखिए, अगला अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन था, 24 था, हाँ 24 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिए जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो देखिए जो ओसामा बिन लादेन की अमेरिकी सेना के द्वारा मार दिया गया था तो वो क्या कहलाती है, कौन सा ग्रुप था, कौन सा सेल के द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सील के द्वारा मारा गया था। जैसे कि होता है ना, सब अपना अपना बटालियन का नाम रखता है, उसी तरह से यहाँ के नाविक अमेरिका के मतलब जो नौसेना है वो एक ग्रुप है सील, उसी के द्वारा इसको ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। कब, 2011 में मारा गया था। ऑपरेशन यानी कि नेपच्यून के द्वारा, ऑपरेशन नेपच्यून के द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। और किस लिए मारा गया था, क्योंकि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको इसने ध्वस्त कर दिया था 2001 में। यहाँ 2001 होगा, ठीक है, गलती से 11 लिखा गया, 2001 कब, तो यानी कि 9/11/2001 में इसको जो है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था। इसी की वजह से देखिए अमेरिका जैसन देश को ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में 10 साल लग गया। समझ रहे हैं ना, कितना मतलब छुपा रुस्तम था। अगला देखिए,
अगला जो आपका मतलब 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यानी कि पृथक पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन हुआ। मतलब पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो हुआ ये कब हुआ, तो इसका 26 के आंसर जो हो जाएगा आपका 26 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2004 में किया गया। कब? 2004 में पृथक पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन जो है 2004 में किया गया। जबकि मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और जो पंचायती राज्य के विषय में जो मतलब आर्टिकल जो है अनुच्छेद है ये आपका 243 है। और एक तो 243 हो गया जिसमें परिभाषा है, और 243 ए से लेकर के और 243 ओ तक दिया था 15 और एक 16। ये 16 गो अनुच्छेद है, ये पंचायती राज्य से संबंधित है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को मतलब पंचायती राज का नींव रखा गया। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर है, कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ। तो वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। और बिहार के कहाँ थे ये भी याद रखिए। देखिए, स्वामी महावीर जी थे, ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। और इनके पिता के जो नाम था, यानी कि पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और उनके पत्नी का नाम यशोदा था। ये बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं किए, जैसे कि यशोदा जो है किनके? तो स्वामी महावीर के पत्नी का नाम है, जबकि यशोधरा बुद्ध भगवान के पत्नी के नाम है। आप याद ऐसे रखिए, देखिए बुद्ध लिखते तो ध लिखते ना आधा, यशोधा भी लिखते तो आधा ध लिखते हैं, जबकि यहाँ पे असोदा में कोई भी ध नहीं होता है। तो ऐसे को रिलेट कर लीजिए, जैसे इस वर्ड को इस वर्ड से को रिलेट कर लीजिएगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। छोटे छोटे चीज़ों ही दोस्तों एग्जाम में सफलता दिलाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश डैश ने की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये विश्वविद्यालय। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र चोल के, तो इनका कार्यकाल जो था ये आपका 1014 से लेकर के और 44 तक था। और ये चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, ये श्रीलंका पे विजय प्राप्त किए थे। हम पुलकेशिन की बात करें, पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं, चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक है, और इसने क्या किया था? चालुक्य वंश के ये शासक थे। अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आने की खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, मतलब खिलजी के द्वारा ये भी किया गया था। जो पीछे हम आपको बताए हैं नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नष्ट किया गया था। मिहिर भोज की बात करें तो ये प्रतिहार वंश से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंदेरी में किसको पराजित किया था? तो मेदिनी राव को पराजित किया था। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने सबसे पहले पानीपत के युद्ध में 1526 में पराजित किया था। जबकि हम अगर बात करें मोहम्मद लोदी को, तो इसको 1929 में पराजित किया था घाघरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1927 में, 1927 लिख दिए, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में कौन? तो खानवा का युद्ध हुआ था। तो आप याद रखने 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, 1526 में, 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, 28 में आपका कहाँ? चंदेरी के, और 29 में आपका घाघरा के युद्ध हुआ था। तो सभी आपको याद रखना है। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 1875 में ये शुरू किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका जो है संबंध गद्दर पार्टी से नहीं है? तो देखिए, लाला हरदयाल का संबंध आपका गद्दर पार्टी से है, बाबा गुरदीप सिंह का संबंध भी गद्दर पार्टी से है, और सोहन सिंह भाखना का संबंध भी गद्दर पार्टी से है। जबकि मोहम्मद बरकतुल्ला का संबंध गद्दर पार्टी से नहीं है। अफगानिस्तान में जो भारत का सरकार बना था, मतलब दूसरे देशों में जो भारत का सरकार बना था उस टाइम में, तो उस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो अहम यानी कि मोहम्मद बरकतुल्ला थे। तो आपको इसको अफगानिस्तान से कनेक्ट करके रिलेटेड याद रखना है। जबकि गद्दर पार्टी की स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में। बाबा गुरदीप से आप एक और बात याद रख सकते हैं कि यही बाबा गुरदीप के द्वारा ही जापान से एक जहाज जो
जो है भाड़ा पे लिया गया था और भारत से ये कनाडा के तट पे जा रहे थे 376 यात्रियों के साथ, जो कि वहाँ पे नहीं ठहरने दिया गया, तो वो फिर से वापस कोलकाता के बजबज बंदरगाह पे आ गए थे। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम जो है प्रथम आंग्लो वर्मा युद्ध का अंत जो है कब हुआ था, मतलब हस्ताक्षर पर, किस संधि के हस्ताक्षर पे हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 आंग्ल जो वर्मा युद्ध हुआ है, कितना हुआ है 3। एक तो हुआ है आपका 1824 से 26 में, दूसरा हुआ है आपका 1852 में और तीसरा हुआ है 1885 में। जो ये पहला वाला जो संधि हुआ था ये 1826 में हुआ था और यांडोब की संधि से हुआ था। इसका जो है मतलब समाप्ति जो हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध का समाप्ति या अंत हुआ था यांडोब की संधि से हुआ था। 1826 में यांडोब की संधि हुआ था। ठीक है, अगला देखिए पुरंदर की संधि जो है जैसी के बीच में हुआ था और ये आपका 1665 में हुआ था। ये हम कई जगह लिख के भी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। सलबाई की संधि की बात करें तो ये आपका 1782 में इंग्लिश और सिंधिया के बीच में सलबाई की संधि हुआ था। अगला देखिए, अगला जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम युद्ध अंग्रेज और किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए अफीम जो है ना, अफीम को व्यापार अंग्रेज करते थे, लेकिन वो चाइना में ले जाके करते थे, जिसके वजह से चाइना के लोगों को जो है ना, उसके वजह से उसको नीचा दिखना पड़ता था। ठीक है, तो ये अफीम का युद्ध हुआ था चाइना और इंग्लैंड के बीच में, मतलब इंग्लिश के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जो प्रथम अफीम का युद्ध हुआ था ये आपका 1839 से 42 में और दूसरा जो हुआ था 1856 से 60 के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि अफीम का युद्ध जो हुआ था किस देश के बीच में हुआ था, तो ये यूके और चाइना के बीच में हुआ था। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी भाषण देते, स्पीच देते हैं, तो अपने देश के आप खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ कोई भी गलत ऐसा बात नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलते अपने नेशन के खिलाफ तो उसी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलता है। ठीक है, और वो आपका आर्टिकल 124 में है। ठीक है, ये देखिए ये आईपीसी के धारा 1960 के द्वारा, मतलब आईपीसी के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। और कुछ इसमें ऑप्शन है, जैसे महिलाओं के खिलाफ अगर आप अत्याचार करते हैं तो आपको आईपीसी धारा 294, 354 और 363 के द्वारा आपको मतलब पकड़ा जा सकता है। उसके बाद दहेज की अगर आप मांग करते हैं, मतलब ये क्या है कि मतलब 498 के तहत, जो आईपीसी धारा 498 में दहेज की मांग से संबंधित अपराध को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रति अगर कोई अत्याचार करता है तो ये आपका 376 आईपीसी की धारा 376 में इसके संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के जो है मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। तो देखिए अगर राष्ट्रपति त्याग पद देते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्य संभालेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के भी मृत्यु हो जाता है तब जो कार्यभार संभालेंगे ये आपका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उसके कार्यकाल संभालेंगे। आपके मन में विचार आ रहा हो कि सर अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मतलब जैसे कि न्यायाधीश है वो उस कार्य को देखभाल करेंगे। ये एक ऐसा केस बना था जैसे कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। उस समय भारत के जो राज्यपाल मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो बीबी गिरी थे और बीबी गिरी ने भी त्याग पत्र दे दिए थे क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनको लड़ना था इसलिए। तो उस समय के वर्तमान में जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो उस समय राष्ट्रपति के पद पे कार्य किए थे। तो ये आपको याद रखना है फैक्ट के साथ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मतलब आपका ऑप्शन डी जो 35 नंबर के ये भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल नंबर आपका 76 में दिया गया है और अभी आपका के वेणुगोपाल है जो भारत के अटॉर्नी जनरल है और इनका नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश डैश सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 530 जो है आपका राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जबकि आपका 20 यूटी के लिए होता है और 2 जो है ये एंग्लो इंडियन से चुना जाता था। एंग्लो इंडियन के से जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। अगला देखिए, अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि डैश डैश लोकपाल या लोकपाल के जो समतुल्य नियुक्ति यानी कि नियुक्त करने
वाला प्रथम देश कौन सा है? तो देखिए पहला लोकपाल को सबसे पहले नियुक्त जो किया गया था किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा किया गया था। कब? तो 1809 में फर्स्ट टाइम जो स्वीडन के द्वारा किया गया था। और इसको स्विट्जरलैंड में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि भारत में जो है लोकपाल की जो नियुक्ति कब स्टार्ट, मतलब इसका प्रावधान कब शुरू किया गया? तो 2013 में इसका प्रावधान शुरू किया गया। जबकि 2019 में जो है पहला भारत के जो लोकपाल बने थे वो पीसी घोष बने थे। और अभी वर्तमान में कौन है ये आपका होमवर्क देते हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये चीज़ें पता नहीं है। तो एक बार आप नेट पे सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम 2 क्वेश्चन पूछे, देखते कितने लोग दे पाते हैं आंसर। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। आप खुद सोचिए ना दोस्त, आप 2 क्वेश्चन के आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं, हम आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन का आंसर कलम से लिख करके लेकर के आते हैं। आप सोचिए, मेहनत करना आपका हक है। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो सिलेक्शन से दूर रह जाइएगा। अभी दबा के मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से चैन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेहनत कीजिए, यही टाइम है मेहनत करने का। इसीलिए हम पूरे वीडियो में ना कहीं भी कोई भी फालतू बात नहीं करते, इसलिए ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप ग्रेजुएशन करके कई साल से तैयारी कर रहे हैं। अब आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जो हमें अच्छा कंटेंट मिल जाए, हम फोकस करके पढ़ ले और हमारे एग्जाम में टकरा जाए और हम पास हो जाए, हमें जॉब मिल जाए। यही आपका अभी फोकस होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये रखिए। देखिए 38 नंबर आपका क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है यानी कि मुख्य विवर्तनिक प्लेट है? कौन से मुख्य विवर्तनिक प्लेट है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका प्रशांत महासागर का प्लेट है ये आपका मुख्य विवर्तनिक प्लेट है। जबकि कोकस जो प्लेट है ये आपका यूएसए के नियरेस्ट है। देखिए एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया था कि जैसे कि अपना भारत जो है ये पहले जो है किस महाद्वीप के नज़दीक था? तो अफ्रीका के महाद्वीप था, बहुत साल पहले। तो मतलब भारत जो है, मान लीजिए अफ्रीका लगभग यहाँ मान लीजिए आप, तो भारत अभी कहाँ है? लगभग यहाँ है। तो ये देखिए भारत जो है ना मतलब उत्तर के दिशा में खिसक रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि चट्टानों की विशाल गति मलबे अथवा पृथ्वी का जो आपका निचला ढलान को क्या कहा जाता है? तो निचला ढलान को, जो जैसे कि मान लीजिए कि चट्टान के विशाल गति और मलबे अथवा जो पृथ्वी का निचला ढलान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो भूखलन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 तरफ से आया, ठीक है, और वो टकरा गया तो भूखलन वहाँ पे बन जाता है ना, तो भूखलन बोलते हैं इसको, ठीक है। जबकि ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी के सुरक्षा वाल बोलते हैं। क्योंकि अगर अंदर में, पृथ्वी के अंदर में बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर प्रेशर बन गया तो इसी के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए हम इसको सुरक्षा वाल बोलते हैं, ठीक है। भूकंप की बात करें तो ये भूकंप जो है मतलब भूकंप जो है प्लेट के टकराने की वजह से भूकंप होता है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? ठीक है, तो न्यूनतम जो अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है वो आपका बिजली का चमकना है। क्योंकि देखिए बिजली जो चमकता है ये प्राकृतिक रूप से ही चमकता है, लेकिन बहुत चंद सेकंड के लिए चमकता है, ठीक है। जबकि आपका बर्फानी तूफान जो होता है ये आपका मौसम में बदलाव की वजह से आता है और ये थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर कह रहा है कि मेघालय की किन पहाड़ियों पर जो है मेघालय के किन पहाड़ियों पर जो मानसिन डैम स्थित है? तो देखिए मानसिन डैम जो आपका स्थित है ये खासी पहाड़ियों पे, और मेघालय के अंदर 3 गो पहाड़ी है और तीनों पहाड़ी पे जो है वही 3 प्रकार के जनजाति पाया जाता है, जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। तो इस पे जो जनजाति रहते हैं वो भी आपका गारो, खासी और जयंतिया ही रहते हैं। तो मानसिन डैम जो है आपका खासी पहाड़ी पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम वर्षा होता है, क्या होता है? मैक्सिमम वर्षा यहीं पे होता है। अगर हम दीफू की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है, और ये दीफू दर्रा जो भारत, बर्मा यानी कि म्यांमार और चीन, ये तीनों को जो है कनेक्ट करता है। किसको? तीनों को कनेक्ट करता है। अगला देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी जो है हिस्सेदारी जो निम्नलिखित में से मतलब किसका है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ऑर्डर में भी सजाने के लिए पूछता है, तो इसीलिए आप इसको परसेंटेज याद रखिए। देखिए जो सबसे ज़्यादा जो अब भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है थर्मल एनर्जी से यानी कि कोयला से होता है लगभग 67%, वायु या नवीकरणीय ऊर्जा से होता है ये आपका 23% होता है, एटॉमिक एनर्जी से आपका 1.8% और हाइड्रोजन से जो होता है ये आपका 12%। तो पहले नंबर पे आपका थर्मल आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका नवीकरणीय आ जाएगा, तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन वाला आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रो है जो मतलब जैसे कि जो पानी से बनता है, बांध से बनता है उसको बोलते हैं, और सबसे लास्ट में आपका एटॉमिक एनर्जी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी जो है राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। इसमें से कौन से आकलन की पद्धति नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा, आकलन की पद्धति नहीं, मातृत्वता का प्रणाली, ये कोई आकलन का पद्धति नहीं। जबकि आपका व्यय जो है ये आपका आकलन का पद्धति है, आय जो उत्पादन जो है ये भी आकलन का पद्धति है, और आय जो है ये भी आकलन का पद्धति है। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 44 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राजकोषीय नीति को तैयार करता है। तो देखिए आप दो नीति हमेशा पढ़ते हैं, एक राजकोषीय नीति होता है, दूसरा आपका मौद्रिक नीति भी होता है। तो मौद्रिक नीति को तैयार करता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और मौद्रिक नीति के अंतर जैसे कि आपका सीआरआर, एसएलआर ये सब आता है। जबकि राजकोषीय नीति की बात करें तो राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आईआरडी, तो इसका जो है बीमा से संबंधित है, और ये आपका मतलब सेबी जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका जैसे कि मतलब जो शेयर बाजार होता है उससे संबंधित ये होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। क्या कह रहा है कि यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेजी से हो, मतलब पैसा का जो मतलब रुपया का वृद्धि ज़्यादा हो गया, जो वास्तविक मतलब जीडीपी का है दर उससे मतलब वस्तु से ज़्यादा हो गया, तो उसके परिणाम क्या हो जाएगा, तो उसके परिणाम ये होगा कि आपका मुद्रास्फीति हो जाएगा। मतलब 45 के जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, उसका परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मतलब बजट अधिशेष है, इसका मतलब क्या होगा कि सरप्लस, जितना सरकार खर्च किया उससे ज़्यादा सरकार को आ जाता है तो उसको हम बजट अधिशेष बोलते हैं। बजट यानी कि बजट घाटा क्या होता है, तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय जो होता है उसी को हम बजट घाटा बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि सिंक टैंक उपकरण का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें करते हैं। तो देखिए इसका उपयोग जो है ना मतलब बहुत दूर दूर रखा हुआ चीज़ को एक एंगल पे उसका मतलब जो है ना कि उसको उपकरण मतलब इस उपकरण के प्रयोग करके एंगल पे चीज़ों को मापा जाता है। तो इसका उपकरण जो है ना मतलब इसका यूज जो है जनरली नेविगेशन यानी कि जो नाव चालक जो होते हैं ना, जो मतलब जैसे कि नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है नौसेना के द्वारा। ठीक है, जनरली। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब अगले पेज में है, जो कि हम आपको मतलब जैसे कि आगे हम आपको दिखाएंगे इसका ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों मतलब इसका आंसर 46 का आंसर हम आगे आपको दिखा देंगे। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये वीडियो आपका रहा पूरा का पूरा। इसका पार्ट हम आपको मतलब इसका पार्ट जो है ना हम आपको 2 देंगे कल। ठीक है, तो एक्चुअली एक दिन में दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिलता है। जितना टाइम मिलता है उसमें हम आपको बेस्ट कंटेंट लिख करके और सोचते हैं कि प्रोवाइड कर दे, ताकि देखिए हम ये चीज़ें बोल के भी सुना सकते हैं, लेकिन लिखे रहते हैं तो थोड़ा सा आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है और आप थोड़ा अच्छे से देख भी पाते हैं और हम बता भी पाते हैं। क्योंकि बोलने के क्रम में कई बार ये होता है ना कि मेन चीज़ें छूट जाता है और इधर उधर डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो मेन चीज़ें हैं वो बारीकी से लिख देते हैं। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपको बेनिफिट होता है तो थोड़ा सहयोग के लिए आप अपने दोस्त के साथ शेयर इसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।